अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से। अमित, बाजार एक दिल दहला देने वाली अच्छी खासी गिरावट 15,600-700 जब काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस स्ट्रीट में ग्रिप कर ली थी, वहाँ से बढ़िया रिबाउंड हुआ है। क्रूड भी ऑफ हाइज है। आपको लगता है कि अभी विजिबिलिटी है एटलीस्ट कि पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर देना चाहिए और बाइंग शुरू कर देनी चाहिए? कंफर्ट लेवल्स में आ गए हैं वैल्यूएशन? सो आई थिंक अगर आप वैल्यूएशन के एंगल से देखिए तो अक्टूबर से भी हमने इस तरीके की वॉलिटिलिटी और बिकवाली का सीन दिखा है। मार्केट उस समय 18,600 पर था और आज मार्केट 17,200 पर है। इस बीच में हमने और भी ज्यादा बिकवाली देखी थी। उस समय निफ्टी 22 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा था और आप देखिए इस पीरियड में हमने 2 क्वार्टर निकाल दिए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी, फरवरी और मार्च एंडिंग की तरफ हम जा रहे हैं। इस बीच में जो ईपीएस है निफ्टी का, इट हैज ग्रोन एक्चुअली बाय ऑलमोस्ट 85 रुपीस के आसपास का टोटल दोनों क्वार्टर का मिला के मैं अगर देखूं तो ईपीएस ग्रो किया है, विच इज ऑलमोस्ट 15% जंप इन द ईपीएस। और इस बीच में अगर आप हाई से देखो तो निफ्टी इज डाउन एट द करंट लेवल्स बाय 6%। तो ओवरऑल जो आपके वैल्यूएशंस हैं दे हैव गेटिंग नॉर्मलाइज्ड। तो जो हमको बहुत ज्यादा स्टीप वैल्यूएशन थे, हम धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। अभी आप देखिए तो 19 और 19 एंड हाफ के आसपास वैल्यूएशंस आ चुके हैं। तो इस वजह से आपको कुछ सेक्टर्स में अब बाइंग भी दिख रही है, क्योंकि ये जो वैल्यूएशन नीचे आए हैं ये इस वजह से भी आए हैं क्योंकि काफी जो स्टीप वैल्यूएशन था कुछ सेक्टर्स के अंदर, जैसे हमने केमिकल में पहले देखा, उसके बाद हमने वही चीज मेटल्स में होती भी देखी थी। हालांकि मेटल में रिसेंटली आपको रिवाइवल भी मिला देखने को, जब कॉमोडिटी के प्राइसेस में रिवाइवल आया। और फिर टेक्नोलॉजी में जनवरी के अंदर हमने देखा कि उस तरीके की बिकवाली आई है। हालांकि अभी भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में पूरा रिवाइवल नहीं आया है। टीसीएस आज भी 700-800 रुपए नीचे है अपने बायबैक प्राइस से, और जो मिड कैप आईटी है अभी भी उसके अंदर वो वाला रिवाइवल देखने को नहीं मिला। इसका मतलब आने वाला जो कुछ एक महीना है वहां भी स्टीप वैल्यूएशंस जो होंगे सेक्टर्स में वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बट जैसे जैसे वैल्यूएशन नॉर्मलाइज हो रहे हैं, मनी फ्लो वहां जाएगा जहां पर काफी टाइम से आपको वो पुल बैक देखने को नहीं मिला है। तो पिछले 10-12 साल से काफी सेक्टर्स हैं जो आई थिंक जहां पर अर्निंग्स में रिवाइवल आ रहा है और वहीं पर हम लोगों का फोकस है। वी आर शिफ्टिंग फंड्स देयर एक्चुअली। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि हर दौरान इनफैक्ट बाजार, ये व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी समझना कि फेयर वैल्यू जोन में बहुत ही कम रहता है। 10-20% ऑफ द टाइम फेयर वैल्यू जोन में रहता है। 80% ऑफ द टाइम बाजार या तो अहेड ऑफ नंबर्स रहेगा या शार्पली बिलो नंबर्स। और आपने अभी ये बताया कि जो 6-8 महीने हमने गुजारे हैं, नंबर्स एक्चुअली इंप्रूव होते गए लेकिन बाजार वहीं रहा, क्योंकि पहले बाजार नंबर्स के आगे चला गया था। ये इंटरेस्टिंग पार्ट। आइए 2 सेक्टर्स की बात करते हैं जो लास्ट 10 साल से चले नहीं थे और वहाँ अब स्पार्क्स दिख रहे हैं आपको डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं। क्या आप वहाँ पे इंक्रीमेंटली बाइंग कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? एक है फाइनेंशियल्स, दूसरा है कैपिटल गुड्स। इन दोनों में आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं और लास्ट कुछ हफ्ते महीनों में आपने क्या पोजीशंस बढ़ाई हैं? देखिए, फाइनेंशियल्स में अगर आप बैंकिंग देखें जिसका काफी ज्यादा वेट है निफ्टी के अंदर भी, वहां प्राइवेट बैंकिंग का ऑब्वियसली काफी ज्यादा वेट है। तो हमने देखा है कि 2 ट्रिगर पॉइंट्स थे बैंकिंग में। एक था नेट एनपीएस और दूसरा था क्रेडिट ग्रोथ। तो नेट एनपीएस आपके पिछले कुछ सालों में एकदम से डिक्लाइन किए हैं। इनफैक्ट रिसेंटली काफी ज्यादा चीजें आउटपुट ही बाहर आई जब आईएलएंडएफएस का सीन आया और फिर पीएमसी बैंक और और भी चीजें हमने देखी। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो एनपीएस है वो तो काफी कंट्रोल्ड है। मतलब जो 11.5 लाख करोड़ का टोटल एनपीए हुआ करता था बैंकिंग सिस्टम में, आज वेरी डिसेंट फिगर मैं आपको बता रहा हूँ 7,30,000 करोड़ के आसपास है। आज 2017 के लेवल के भी हम थोड़ा नीचे आ गए हैं एनपीएस में, जहां से मेन एनपीए की साइकिल चालू हुई थी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव है जिस वजह से बैंकिंग का बॉटम बन गया। बट बैंकिंग का जो ग्रोथ है, प्राइस ग्रोथ है, वो अभी भी मिसिंग था मेजरली। वो क्यों था? क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ में रिवाइवल नहीं आ रहा था। अगर आप इस क्वार्टर के नंबर्स देखिए तो एग्रीगेट जो आपका क्रेडिट ग्रोथ है बैंकिंग का, वो 8.2% के आसपास आ गया है। वही आपका 5% हुआ करता था अगर मैं कुछ क्वार्टर्स पहले देखूं। तो अगर आज भी आप देखिए एक्सिस बैंक का 17% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है लोन के अंदर, और भी बैंक्स ने अच्छा दिया है। इनफैक्ट एसबीआई पीएसयूज में 8% के आसपास का उसका ग्रोथ आया है। इसका मतलब जो कॉर्पोरेट लेंडिंग बुक है जो बहुत ही नेगेटिव हो गई थी, मतलब -1% था, वहां आपको रिवाइवल देखने को मिल रहा है, विच इज अ गुड साइन। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कैपेक्स कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है उसका एग्जीक्यूशन।
जो केमिकल कंपनीज ने कैपेक्स किया था, अनाउंस किया था, जो सीमेंट कंपनीज ने किया था, जो मेटल कंपनीज ने किया था, एंकरेजमेंट लेकर पब्लिक कैपेक्स है, वो आई थिंक एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ है, तभी ये क्रेडिट की डिमांड मार्केट में आई है। तो मुझे लगता है डोमेस्टिक सिनेरियो जो है इज मच बेटर फॉर बैंकिंग नाउ, एंड आई थिंक धीरे धीरे आपको यहाँ ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो कैपिटल गुड्स की आपने बात की, क्योंकि इसी कैपेक्स में, जैसे मैंने पब्लिक कैपेक्स बोला, यही गवर्नमेंट जब 2014 में आई थी तो 1.4% का जीडीपी का कैपेक्स कर रही थी, जो स्टैंडर्ड कैपेक्स था। आज पिछले 2 साल में वो 2.4% ऑफ जीडीपी पे पहुंच चुका है, और ये बजट के अंदर अगर आप देखो तो 2.9% का जीडीपी और परसेंटेज ऑफ जीडीपी का प्रोजेक्शन है, यानी ऑलमोस्ट डबल ऑन द इंक्रीजिंग बेस ऑफ जीडीपी, विच इज वेरी हार्टनिंग। तो मेरे ख्याल से अगर इस पेस से काम होगा, और आज आप देखिए जो रोड्स में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पहले 4 लेन रोड्स बनती थी, आज 8 लेन रोड्स बन रही हैं। तो अगर 5,500 किलोमीटर का ये बोलते हैं कि एनएचएआई को टारगेट दिया है नेशनल हाईवेज का, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसी रोड पर आप अगर 8 लेन करोगे तो आई थिंक वो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है इज गेटिंग बेटर क्वालिटी वाइज। और गति शक्ति के साथ हमको देखना है कैसे ये क्लस्टर्स के अंदर सारे इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं, और उसको जीआईएस सिस्टम से ऐड करके कैसे फास्ट कर पाते हैं सिस्टम को, वो एग्जीक्यूशन अभी देखना बाकी, बट एक अटेम्प्ट दिखता है। तो आई थिंक कैपिटल गुड्स के अंदर धीरे धीरे ऑर्डर बुक थोड़ी इंक्रीज होती हुई आपको डेफिनेटली दिखेगी, और ये स्टॉक्स डीलिवरेजिंग कर रहे हैं, जैसे एलएनटी ने डेट टू इक्विटी को रिड्यूस किया है। एलएनटी का आज आप वर्किंग कैपिटल टू सेल्स देखिए, इट हैज इंप्रूव्ड एक्चुअली। और साथ में जो नॉन कोर एसेट्स हैं उसने काफी जगह, आप पंजाब का प्रवाह प्लांट देखिए, यूके के अंदर भी उसने अपने प्लांट को बेचा है। तो अगर ये नॉन कोर एसेट्स को आप बेच रहे हो तो बैलेंस शीट इज गेटिंग बेटर। तो जो कंपनीज आज इंफ्रा में अपनी बैलेंस शीट को लीन रखे हुए हैं, जिन्होंने डेट को कम रखा है, वो नेक्स्ट जो ऑर्डर बुक की साइकिल है उसको बहुत अच्छी तरह से खेल पाएंगे, और यही इस डिक्लाइन में, उस वॉलिटिलिटी में हमारा फोकस होना चाहिए। अमित, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। आपने 2 सेक्टर्स पर डिटेल्ड अप्रोच आपका बताया, 2 और सेक्टर्स हैं जिस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। अमित, वॉलेटाइल सिचुएशन जो कि मार्केट्स में हम लगातार देख रहे हैं, ऐसे में मेटल स्पेस है जो कि परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा सेक्टर सप्लाई चेन कंसर्न्स जो कि इन दिनों ग्लोबल कंसर्न्स के चलते देखने को मिले हैं। इसके चलते ऑटो पार्ट मेकर्स कंपनियां जो हैं काफ़ी हद तक यहाँ परेशान होती हुई दिख रही हैं। ऐसे में जहाँ पर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, क्या लगता है आपको डोमेस्टिक साइक्लिकल्स पर फोकस करना चाहिए, और इन 2 सेक्टर्स पर आपका आउटलुक क्या है? इसके अंदर वैल्यूएशंस नो डाउट स्टीप हैं आज की डेट में, क्योंकि फिर से हमने रिवाइवल आता हुआ देखा है। जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ तब से एल्युमिनियम वगैरह के प्राइसेस देखिए आप दोबारा न्यू हाई की तरफ चले गए। कॉपर के अंदर आपको ज्यादा बिकवाली नहीं मिली, क्योंकि पावर की डिमांड काफी ज्यादा है, तो फंडामेंटली वो काफी स्ट्रॉन्ग इस समय चल रहा है। स्टील के अंदर हमने जरूर देखा था कि एक डिक्लाइन आई थी जब रियल एस्टेट का प्रॉब्लम चाइना में बार बार रीसरफेस होता हुआ दिखता है, या फिर कोविड वाला सीन बार बार चाइना के अंदर वो बढ़ता हुआ दिखता है, जो इस बार हमको दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से जो ओवरऑल मेटल्स का जो ट्रेंड है, क्योंकि इतने सेंट्रल बैंक्स अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और उनको जॉब देना है, अपने लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, तो आई थिंक इंडस्ट्रियल मेटल्स के अंदर आपको एक ट्रेंड जरूर देखने को मिलेगा। आप डेट टू अमित, मैं काफ़ी इच्छुक हुई जानने के लिए कि आपने इस करेक्टिव फेज में कहाँ पे अपनी पोजीशन बढ़ाई है। मैं आपके पास 2 ही मिनट में आऊंगा। ये निकुंज बात भी कर रहे थे। अमित, आपसे ब्रेक पर निकुंज से बात करने से पहले अजय भी यही जानने में इंटरेस्टेड थे, और इनफैक्ट ये वर्ड ना जोमो, और पहले जॉय ऑफ मिसिंग आउट हो सकता था जब मार्केट गिर रही थी कि चलिए अच्छा है आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक फोमो भी फेयर रहता है कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट। आई एम श्योर आपने अच्छे से बैलेंस किया होगा इसे। इस सारी गिरावट में कहां पर आपने बाइंग की है? सो आई थिंक जहां आपके वैल्यूएशंस बेटर हो गए, जो प्राइसेस काफी समय से उतना ज्यादा शार्प मूव नहीं दिया है और अर्निंग्स के अंदर धीरे धीरे रिवाइवल आ रहा है, वहाँ वैल्यूएशंस ऑब्वियसली बेटर हो गए। और जिसके अंदर अगर आप देखिए तो केमिकल स्टॉक्स हैं, जिनके अंदर हमने फर्स्ट फेज में अक्टूबर के आसपास हमने बिकवाली देखी थी, वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा रिलेटिवली सिनेरियो बेटर होता हुआ दिख रहा है कुछ स्टॉक्स के अंदर। नॉट सारे स्टॉक्स अभी उतने अच्छे वैल्यूएशन पर आए हैं। तो फॉर एग्जांपल पीआई इंडस्ट्रीज को आप देखिए, ये स्टॉक पहले ही गिर गया था, क्योंकि ये एक तरह का वेंचर कर रहा है फ्रॉम एग्रोकेमिकल्स टू फार्मा इंटरमीडिएट्स।
मार्केट्स। और जो इसने अपनी छवि बनाई है, जो बिजनेस डेवलप किया है एग्रो केमिकल्स में, बहुत स्टिकी कस्टमर्स हैं वर्ल्ड वाइड। जितने भी टॉप आप फॉर्च्यून कंपनीज लीजिए, ज्यादातर ऑर्डर्स इसके पास आते हैं कस्टम सिंथेसिस के अंदर। तो वो ही सेम पैरामीटर ये फार्मा के अंदर क्रिएट करने के लिए है। ये स्टॉक इसलिए गिरा था क्योंकि इंडस्विफ्ट करके कंपनी है, उसको एक्वायर करने वाला था बट वो हुआ नहीं, और उसके बाद ये स्टॉक नीचे आ गया। तो जिस वजह से वैल्यूएशंस काफी बेटर हैं। रिसेंट क्वार्टर की अर्निंग्स आप देखिए तो बेटर आई है। देखिए मार्जिन्स का प्रेशर तो हर जगह है, जहां भी केमिकल कंपनीज को भी मार्जिन का प्रेशर पड़ा है, लेकिन जहां पर वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, जहां इन्होंने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ को मेंटेन करा है, और मैं देख रहा हूं कि कहीं कहीं मार्केट शेयर भी बढ़ना चालू हो गया है, तो वो कंपनीज पर फोकस आप कर सकते हो जिसमें पीआई इंडस्ट्री जैसी हैं, जहां हमने अपनी पोजीशंस को इंक्रीज किया था। और साथ में फार्मा पैक, क्योंकि आपने भी अभी डिस्कस किया कि फार्मा के अंदर मेन प्रॉब्लम था यूएस जेनरिक्स का, कि वहां पर जितने भी लोगों का एक्सपोर्ट जा रहा है, अभी चूंकि नए लॉन्चेस नहीं हो रहे थे, यूएस एफडीए के अप्रूवल नहीं थे, तो वहां पर प्राइस इरोजन काफी हुआ है। लास्ट क्वार्टर में उम्मीद थी कि प्राइस इरोजन कहीं ना कहीं बॉटम की तरफ है, बट हमने उसके बाद भी देखा कि कुछ एक स्टॉक्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंपनीज ने क्या किया है, जो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स के अंदर है, ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और यूएस में सप्लाई करते हैं, वहां पर सिनेरियो बेटर होता जा रहा है। वहां पर मार्जिन्स भी आपके इंटैक्ट हैं, उतना इरोजन नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ मार्केट शेयर बढ़ाने का एक बहुत अच्छा मौका है उन कंपनीज के पास, जहां हमको फोकस करना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं सिचुएशनल बाजार में ट्रेंड नज़र आ रहा है, लेकिन इस बीच अमित अभी हम कंजम्पशन स्पेस, एग्री स्पेस पर भी बातचीत कर रहे थे, और जैसे कि निकुंज भी बता रहे थे, हमने एनर्जी पैक, बुलियन मार्केट पर लगातार फोकस किया, लेकिन एग्री कमोडिटी, फर्टिलाइजर स्पेस में किस तरह से इम्पैक्ट दिखेंगे इस पर नज़र हमने नहीं बताई है। करंट ग्लोबल सिचुएशन का इम्पैक्ट वहाँ पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। फूड प्रोसेसिंग, एफएमसीजी कंजम्पशन को आप कैसे देख रहे हैं? तो रूरल एरिया के अंदर आप देखिए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इन्फ्लेशन का ही है। कोविड 2 के टाइम से हमने देखा कि थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, बट जैसे ही वो कोविड खत्म हुआ तो इन्फ्लेशन ने बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और साथ में अगर आप देखो तो डाउन ट्रेडिंग हो रही है। जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के जो मेजरली रूरल एरिया बेस्ड हैं, वहां वो देख रहे हैं कि डाउन ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं वहां ज्यादा फोकस नहीं है, जो नीचे के प्रोडक्ट्स हैं वहां ज्यादा फोकस है। तो कंपनीज का जो मार्जिन है वो प्रेशर में आ रहा है। तो रूरल एरिया आई थिंक थोड़ा समय लेगा रिवाइव करने में, बट यस ये बात सही है कि वीट वगैरह के प्राइसेस और दूसरे क्रॉप के प्राइसेस में बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग, वो प्राइसेस में सर्ज हुआ है, जिसका बेनिफिट डेफिनेटली फार्मर्स वगैरह ले सकते हैं। और दूसरा शुगर केन फार्मर्स को भी आप देखिए तो गवर्नमेंट, हम 2022 में ऑलरेडी हैं, 2025 में टारगेट है इथेनॉल को 20% तक ले जाने के लिए, तो अभी हम 8% हैं। तो आज हम 300 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत पड़ती है, हमको ये 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसके लिए मोर शुगर केन इज रिक्वायर्ड, और जो इथेनॉल के प्राइसेस बढ़े हैं तो मेरे ख्याल से उधर जो फार्मर्स को जो इनफ्लो आएगा वो अच्छा बेटर आएगा। तो ये जो फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने किया है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप, और धीरे धीरे इसलिए जो रूरल एरिया का जो होल इकोसिस्टम है आई थिंक बेटर होगा। तो फर्टिलाइजर या फिर सीड्स प्रोवाइडर्स, आई थिंक ये कंपनीज काफी टाइम से इलोंगेट मतलब कंसोलिडेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बायर क्रॉप साइंस जो लीडर है इस कैटेगरी में, वहां पर मेरे ख्याल से अगर आप रिसेंट रिजल्ट्स देखिए तो जितना एक्सपेक्टेड था उससे बेटर आया है मेरे ख्याल से, क्योंकि थोड़ा डिक्लाइन तो हुआ है मार्जिन्स वगैरह के अंदर, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बॉटम क्रिएशन इस कैटेगरी में हो रहा है। तो वो फोकस करना चाहिए। जो स्पीड है, जो एकदम से बहुत फास्ट रिवाइवल आता है, आई थिंक वो अभी मिसिंग रहेगा। बट एक एक्यूमुलेशन करके कुछ समय के लिए आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन लेवल्स पर इन कुछ एक सिलेक्टिव स्टॉक्स में डेफिनेटली कर सकते हो इस कैटेगरी के अंदर। अमित, इनफैक्ट सन फार्मा का जो स्पेशलिटी केमिकल डिवीजन है उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। पीआई आप बता ही रही हैं, वो भी एग्रो केमिकल थीम है। पीआई फार्मा एपीआई की तरफ जाना चाहता है, और नेटको फार्मा जो फार्मा में है वो एग्रो केम की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग थीम बन रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा शुगर वाला पॉइंट जो आपने बोला, मोस्ट ऑब्वियस प्लेस तो शुगर कंपनीज है। सेकेंड लेग लोग प्राज ले रहे हैं, और कुछ थर्मैक्स की तरफ भी जा रहे हैं जो न्यू एनर्जी और ऑल्टरनेटिव एनर्जी कैपिटल गुड वाले प्लेयर्स हैं। आपको उसमें इंटरेस्ट होगा? सो न्यू एनर्जी थीम एक्चुअली
ये कंपनीज ने कैपेक्स जरूर स्टार्ट किया है, बट अभी तक देखिए रिजल्ट्स देखना बाकी है और धीरे धीरे प्लेयर्स काफी बढ़ने लगे हैं। जैसे हमने सोलर के टाइम पे देखा था, तो हमने सोलर के टाइम पे भी यही देखा था, और जो अभी हम बैटरी के टाइम पे देख रहे हैं कि जिस तरह से बैटरी के प्लेयर्स मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप देखिए टू व्हीलर में मेन प्लेयर्स ने तो लॉन्च किया नहीं है, बट इतने सारे प्लेयर्स ने टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे लगता है एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो इस पूरी कैटेगरी में बिल्डअप हो रहा है। आज रिलायंस ने भी ग्रीन हाइड्रोजन में अगर आप देखो ओवरऑल तो 75,000 करोड़ का कैपेक्स की बात की है अगले 3 साल में। तो बड़े प्लेयर्स भी आ रहे हैं और अपॉर्चुनिटी छोटे प्लेयर्स की भी है जो लिस्टेड भी नहीं है मार्केट के अंदर। तो आई थिंक प्लेयर्स इसमें ज्यादा हैं। अगर इस वजह से बहुत ही सिलेक्टिव वी नीड टू सी, कुछ हद तक रन अप स्टॉक्स के अंदर ऑलरेडी आ गया है, और आई थिंक वी हैव टू सी द रिजल्ट्स एक्चुअली फाइनली, बिकॉज जिस तरह से आउटपुट का प्राइस गवर्नमेंट का फोकस भी होगा कि उसको एक लेवल से ज्यादा ना बढ़ने दें। आई थिंक वो प्रेशर इन कंपनीज को फेस करना पड़ेगा गोइंग अहेड, विच इज अ चैलेंज। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आज समय देने के लिए और अपनी व्यूज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।